नमस्कार प्यारे साथियों। तो चलिए आगे की जर्नी पर कमर कस लीजिए चलने के लिए। अब तक आपने देखा था जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, और आज हम आपको बताएंगे एक स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज केस क्यों कहते हैं? बिल्कुल एक अजीब सा केस था। किसके किसके बीच में? ये था इंग्लैंड का केस, यूनाइटेड किंगडम का केस, ग्रेट ब्रिटेन का केस, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। नेशन स्टेट, लेकिन किसका? ग्रेट ब्रिटेन का, या यूनाइटेड किंगडम। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री को जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैप पर जाना होगा। ये आपके सामने यूनाइटेड किंगडम और उसके एडजेसेंट कंट्रियों का एक मैप है। यूनाइटेड किंगडम अकेले में कोई देश नहीं है, ये क्योंकि आइसलेस आइलैंड का समूह है, ग्रुप है। आप नीचे देखिए, इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड के जस्ट पीछे वेल्स। ऊपर आएंगे अगर आप, तो आपको दिखेगा यहाँ स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के ठीक पीछे नॉर्दर्न आयरलैंड। ये पूरा इलाका आज का यूनाइटेड किंगडम है, यूके। इसकी राजधानी लंदन है, कैपिटल। 1688 से पहले, ये समझ लीजिए 18th सेंचुरी से पहले यूनाइटेड किंगडम कोई एक नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। इसके अंदर इन सभी आइलैंड्स के अपने अपने एथनिक ग्रुप थे। अब एक वर्ड है एथनिक, इसको देख लीजिए। एथनिक, ऐसे तो एथनिक का मतलब लोग पारंपरिक मानते हैं कि एथनिक ड्रेस पहन ली, कुर्ता पैजामा साड़ी, एथनिक हो गया। लेकिन एथनिक का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जिनका एक कॉमन ओरिजिन हो, है ना। रेशियल और ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल मतलब जनजाति होता है। ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन का जो ग्रुप है, ये क्या होता है आपका? एथनिक ग्रुप्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या थे? एथनिक ग्रुप्स थे। ठीक है ना, ये क्या थे आपस में? एक एथनिक ग्रुप थे। अब इन एथनिक ग्रुप्स में आपको तो पता ही है, इंग्लैंड जो था उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड पर लगभग लगभग उसका राज। इंग्लैंड की ताकत बढ़ने लगी। अब जब इंग्लैंड की ताकत बढ़ेगी तो बाकी कौन कौन? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इन सबों की जो अपना कल्चर है, इन सबों का जो अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, वो दबाव में आएगा। अब सबसे पहले 1688 में, अब यहाँ 3 एक्ट होंगे इस पूरे फ्रेज में, इस पूरे टाइम फेज में 3 आपको ईयर मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ईयर है 1688। 1688 से पहले इंग्लैंड एक हार्ड मोनार्की हुआ करता था, मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर एक मोनार्क के हाथ में थी, इंग्लैंड के राजा के हाथ में। लेकिन 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लंबे प्रोसेस के बाद मोनार्की से उसकी पावर छीन ली, और छीन कर किसको मिली? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एक पार्लियामेंट बैठी, जैसे हमारे यहाँ संसद बैठती है, वैसे उनके यहाँ एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठी और उसके पास पावर आई। मोनार्की रहे, आज भी हैं। आपको पता है इंग्लैंड के चार्ल्स किंग जो अभी भी हाल ही में अपॉइंट हुए, किंग चार्ल्स थर्ड, तो इंग्लैंड में मोनार्की आज भी है, तब भी थी, लेकिन पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1688 में पावर राजगद्दी से ले ली। अब 1688 के बाद ये काम करने के बाद 1707 में एक हुआ एक्ट ऑफ यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन, ये एक्ट ऑफ यूनियन किसके किस क्या था? ये एक्ट ऑफ यूनियन एक्चुअल में स्कॉटिश और ब्रिटिश के बीच में एक समझौता था, एग्रीमेंट था, जिससे मिल करके बना पहली बार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
यूके ने पूरी दुनिया पर लगभग राज किया है। स्टार्ट में राज क्या किया है, लूटा है, खसोटा है। तो इन लोगों ने पहले बाहर जाने से पहले ना अपने घर को सेट किया है। अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। पहले इन्होंने अपने घर, जो काम आपके साथ किया उन्होंने अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ा है, अपने ही लोगों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, और फिर इन्होंने अपना डोमिनेंस बढ़ाया। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में बन गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिला करके। लेकिन दिक्कत क्या हुई, स्कॉटलैंड का अपना कल्चर था, इंग्लैंड का अपना कल्चर था, और सबसे बड़ी बात क्या थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आपको पता है क्रिश्चियन रिलीजन में दो बड़े वेज आते हैं, है ना, दो धाराएं आती हैं सबसे बड़ी। एक कैथोलिक होती है जो रोमन कैथोलिक है, पुरानी धाराएं हैं, और एक मॉडर्न क्रिश्चियन है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा थे और स्कॉटलैंड में जो हाईलैंड्स थे उन पर कैथोलिक्स की संख्या ज़्यादा थी। तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में ना बड़ा कभी कभी ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट होता था, ब्लडशेड बहुत होता था, कभी कभी मारकाट होती थी जम के दोनों के बीच में। तो कैथोलिक्स के डोमिनेंस को दबाया जाने लगा, प्रोटेस्टेंट हावी होने लगे। प्रोटेस्टेंट्स हावी इतने हो गए कि जो स्कॉटलैंड के अपनी फ्रीडम की आवाज़ थी उसको बुरी तरीके से दबा दिया। उनको अपनी गैलिक लैंग्वेज बोलने की आज़ादी नहीं थी। इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, और स्कॉटलैंड की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है गैलिक, है ना, GAELIC, गैलिक, GAELIC, गैलिक लैंग्वेज है। अब इस गैलिक लैंग्वेज को बोलने पे रोक लगा दी गई, और अपना पहनावा, पॉलिटिकल एक उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था, है ना, वो भी रोक दिया गया। कुल मिलाकर के इंग्लैंड हावी हो गया स्कॉटलैंड पर, आज भी हावी है। आपको पता है स्कॉटलैंड में बराबर लोग अक्सर अपनी आज़ादी की मांग करते रहते हैं इंग्लैंड के साथ। हमारे यहाँ पाकिस्तान बांट के गए, उनके यहाँ उनका स्कॉटलैंड फंसा हुआ है। कुछ करना चाहिए, मैंने हम कह रहे कुछ करना चाहिए। हाँ, तो 1688 1707, अब ये तो स्कॉटलैंड की बात हो गई। अब एक और कंट्री थी जिसको हम कहते हैं आयरलैंड। जी हाँ, बिल्कुल, आपने देखा है मैप में, दो इंग्लैंड, वेल्स, ऊपर स्कॉटलैंड और जस्ट पीछे आयरलैंड। आयरलैंड के दो हिस्से हैं आज, एक आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी आयरलैंड। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आज भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन आयरलैंड फिलहाल आज़ाद है, फ्रीडम। तो आयरलैंड साथ भी यही काम हुआ। आयरलैंड में तो इन्होंने अपने सबसे पहली बार अपनी जो सबसे ओरिजिनल नीति है, डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो और राज करो, सबसे पहले इन्होंने वहीं पर प्रैक्टिस करी थी। क्या दिक्कत थी, आयरलैंड जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में दोनों में बटा हुआ था, बराबर, लेकिन वहां पर कैथोलिक्स की संख्या ज्यादा थी। इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को भड़काया, जो वहां के प्रोटेस्टेंट्स थे उनको भड़काया, क्योंकि इंग्लैंड है वो मेनली प्रोटेस्टेंट्स का एक ग्रुप है, कंट्री है। तो उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को भड़काया, और इससे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया, और ऐसे में वहां के जो ओरिजिनल ट्रेडिशन थे कैथोलिक्स, उनको दबाया जाने लगा। अब दबाएंगे तो विद्रोह होगा, विद्रोह हुआ। 1798 में वोल्फटोन एक पर्सन थे और रिवॉल्यूशनरी थे, आयरिश रिवॉल्यूशनरी थे। वोल्फटोन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड आयरिश मैन, है ना, आयरिश मैन। इसके रिवोल्ट को अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरीके से दबा दिया। अब इसको तो दबा दिया गया, और साथ में ही एक समझौता हुआ 1801 में, 1801 में आयरलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया आयरलैंड को। अब आयरलैंड को जब यूनाइटेड किंगडम में इस रिवोल्ट को दबाने के बाद मिला लिया गया, 1801, 1707, 1688, ये तीनों डेट याद रखिए, तीनों ईयर याद रखिएगा।
अब जब उसको मिला लिया गया, स्कॉटलैंड को भी मिला लिया, आयरलैंड को भी मिला लिया, तो पूरे इस द्वीप को हम कहते थे उस समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फिर इन्होंने अपना ये जो गंदा है बाहर फैलाया वर्ल्ड में, कब्जा, लूट खसोट। एक्चुअली देखिए, आप जहां भी जाएंगे, ये कोई मजबूती नहीं थी इनकी, ये कोई बहादुरी नहीं थी, इन्होंने हर जगह कब्जा जमाया, ये बहादुरी नहीं थी। ये एक्चुअल में जो नेटिव पीपल थे, या वो यूएस के रहे हों, या वो इंडिया के रहे हों, या वो कहीं और के, इनकी दरिया दिली थी, जो ये अब बेवकूफ़ी भी कह लीजिए, दरिया दिली थी कि इनको आने दिया। कोई खास बहादुरी का काम नहीं। बहादुरी तब होती जब लड़ते। और आपको पता है, आयरलैंड आज़ाद हुआ 1949 में। आयरलैंड ने जो 1801 में मिला था, जो इसमें मिला है वो स्कॉटलैंड है, वो आज भी लड़ रहा है। लेकिन 1801 में जो आयरलैंड था वो आज़ाद हुआ 1949 में। उन्होंने आयरिश आर्मी बनाई, उसके साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट हुए, गुरिल्ला छापा मार एक टेक्नोलॉजी होती है लड़ाई की, वार की, तो उनके साथ लगातार लड़ाइयाँ हुई और फाइनली 1949 में वो आज़ाद हो गए। तो लेकिन 1801 तक, जब तक हम कहीं केस पढ़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर से पहले तक का, तो ये तीनों एक में ही थे, ठीक है। तो ये स्ट्रेंज केस था। और इसके साथ ही सब पर, या वो स्कॉटलैंड हो या आयरलैंड हो, सब पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जो निशान थे वो थोपे गए। निशान का मतलब जैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी, इंग्लैंड के झंडे, यूनियन जैक दिख रहा है, यूनियन जैक, और उनका जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम क्या ही है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, है ना, ये भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर थोपा गया। मतलब कुल मिलाकर के ये जो इंग्लिश कल्चर था वो मेन हो गया पूरे यूनाइटेड किंगडम में। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी मेन हो गई, और जो उसके साथ में और थे स्कॉटलैंड, आयरिश, ये सब दब के रह गए। तो ये जो था ना, ये एक स्ट्रेंज केस था यूनाइटेड किंगडम का। और जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इसको मॉडल मानते हैं। नेशन स्टेट होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, इसमें लड़ाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं, जो जर्मनी और इटली की बात थी, इसमें लोगों ने मिल करके और वन नेशन बनाया है, मोनार्की से सत्ता हासिल की है। यहाँ पर पहले सत्ता हासिल कर ली और उसके बाद लोगों ने मिल करके नहीं, लोगों को दबा करके, लोग एक दूसरे को दबा करके इन लोगों ने एक नेशन बनाया है, जो आज भी घिस पिट के चल ही रहा है। मैं स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ। खैर, ये इतनी बातें हो गई। अब हम आगे ये जो केसेस थे यूनिफिकेशन और नेशन स्टेट बनने के, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस बन गया, पोलैंड की बात कर ली, ब्रिटेन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन होता है कि एक कंट्री को जब किसी लेडीज के फॉर्म में या फिर किसी इंसान के रूप में क्यों दिखाया जाता है, और दिखाया भी जाता है तो कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। जिसमें आपका मेरीन फ्रांस की, जर्मेनिया जर्मनी की, ये सब आ जाएंगे। तब आगे के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।